हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिज़ायर्स। और आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि सिया के साथ सैड ट्रुथ का एपिसोड नंबर 13। अचानक कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही मायरा जैसे सिहर उठी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे धीरे कांपती पलकी उठाकर पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने देखा कि उसके पीछे आन्या खड़ी है, उसके होश उड़ गए। एक पल को वो वहीं जड़ हो गई। उसकी धड़कनें जैसे थम सी गई थी। आन्या ने मासूम सी नजरों से उसे देखा और थोड़ी उलझन में बोली, क्या हुआ दी? आप अचानक ऐसे चौंक क्यों गईं? और आप किससे बात कर रही थी? मायरा की गला सूख गया था, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। आ आन्या, नहीं बच्चा, कुछ नहीं। मैं तो बस अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। तुमसे मिलकर इतनी खुश हुई कि उसे भी बता दिया। उसने भी सुना तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, तेरी बहन मिल गई। वाह! वो हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो थोड़ी बनावटी थी। और आन्या, वो अब भी उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो कहने को मायरा ने छुपा रखा था। मायरा ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन उसकी आंखों में छुपी बेचैनी को आन्या से छुपा पाना आसान नहीं था। वो मुस्कुराते हुए आन्या की तरफ देखती है और हल्के से बोली, चलो ना। आन्या ने दीदी की आवाज में छुपी थकावट और भीतर की उलझन को महसूस कर लिया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा उठी, जैसे उसकी मासूम खुशी में मायरा के सारे जख्मों पर एक पल के लिए मरहम लग गया हो। वो मायरा का हाथ पकड़कर बच्चों जैसी मासूमियत से बोली, दी, अब चलो न जल्दी से, मुझे मम्मी पापा से मिलना है। बहुत टाइम हो गया। पता है, मैं कब से उनका चेहरा देखने के लिए तरस रही हूँ। बस अब और इंतजार नहीं होता। आन्या की आंखों में वो अधूरी सी चमक थी, वो उत्साह जो किसी अपने से मिलने की बेचैनी में होता है। वो हर शब्द के साथ और भी ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका खोया हुआ खिलौना वापस मिलने वाला हो। मायरा ने कुछ पल तक चुपचाप अपनी बहन के भोले चेहरे को देखा। वो चेहरा जिसे देखकर कोई भी आसानी से यकीन कर ले कि इस दुनिया में मासूमियत अब भी जिंदा है। और फिर उसने जोर से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आन्या के कंधे पर रखा और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। तुम्हें क्या पता, तुमसे ज्यादा तो मम्मी पापा तुम्हें देखने को तरस रहे हैं। वो तो बस इंतजार में बैठे हैं अपनी लाडली को सीने से लगाने के लिए। आन्या की आंखों में एक पल के लिए नमी तैर गई, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। उसने बिना कोई सवाल किए मायरा का हाथ थाम लिया, जैसे बचपन में थामा करती थी। उसकी उंगलियां अब भी उतनी ही नम थी और मायरा की पकड़ उतनी ही मजबूत। बस फर्क इतना था, एक के हाथों में प्यार था, दूसरे के इरादों में राज छिपा था। आन्या की मासूमियत उस वक्त परछाइयों को नहीं पहचान सकी। वो पूरे दिल से तैयार थी अपने घर लौटने के लिए, अपने माँ बाप के गले लगने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे हॉस्पिटल के गेट की तरफ बढ़ गईं। एक की आंखों में घर का सपना था, दूसरी की आंखों में एक खतरनाक खेल। ओ मेरी प्यारी सी बहन, मायरा मन ही मन मुस्कराई। कितनी खुश है ना ये, मॉम डैड से मिलने के लिए कितना बेताब है। वो चलते चलते एक पल के लिए ठिठकी और अपने ही मन से बुदबुदाई, काश मुझे हक होता कि मैं भी इतना मासूम रह पाती। काश इसे पता होता कि मैं इसे कहाँ लेकर जा रही हूँ। आन्या की खिलखिलाहटें उसके कानों में गूंज रही थी। वो हर छोटी बात पर हंस रही थी, मायरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी और मायरा बस उसे देख रही थी।
उसकी मासूमियत पर हंस भी रही थी और अंदर ही अंदर उसका दिल टूट भी रहा था। इतनी जल्दी यकीन कर लिया इसने मुझ पर, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में करती थी। मायरा सोचते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए पछतावे की हल्की परछाई आई, लेकिन फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराई और अपनी चाल तेज कर दी, जैसे अपने दिल की लड़ाई से भाग रही हो। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मायरा की कार पोर्च में पहले से खड़ी थी, काले रंग की बड़ी एसयूवी, जैसे किसी साइलेंट मिशन पर निकली हो। आन्या भागते हुए कार की तरफ बढ़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में उत्साह था, जैसे कोई बच्चा स्कूल से निकलते ही सीधे अपने पापा की गोद में दौड़ जाए। मायरा ने एक आखिरी बार उसकी मुस्कान देखी, फिर गहरी सांस लेते हुए दूसरी ओर से कार में बैठ गई। सीट बेल्ट बांधते हुए उसने धीरे से ड्राइवर की ओर देखा और बिना ज्यादा कुछ कहे सख्त लहजे में बोली, जल्दी से घर की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने सिर हिलाया और तुरंत कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज के साथ कार धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगी और उस सन्नाटे को काटती हुई सड़क पर बढ़ गई। पीछे की सीट पर बैठी आन्या अपनी दीदी की तरफ मुड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी ठहरी हुई थी, मानो वक्त थम जाए तो भी चले। वो लगातार बोले जा रही थी, दी पता है, मैं सोच रही हूँ जब मॉम मुझे देखेंगे ना तो सबसे पहले मुझे गले लगा लेंगे, और डैड, वो तो जरूर रो देंगे ना। वो हंसी जा रही थी, उसके होठों पर वो मुस्कान जैसे चिपक ही गई थी, निरंतर, निश्चल और मासूम। लेकिन वहीं बगल में बैठी मायरा बस चुपचाप सामने का शीशा देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी उंगलियां सीट पर हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही। मायरा चुपचाप अपनी बहन को देख रही थी, वो तो बस बोले जा रही थी। मॉम, डैड, उनके रिएक्शन, घर की खुशियाँ। उसकी आंखों में उम्मीदें थी और होठों पर वो बचपन वाली मासूम मुस्कान। मायरा उसे देखकर मन ही मन हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। वो एक अजीब सी खामोशी से उसे देख रही थी, जैसे कोई अपनी ही बनाई दुनिया को धीरे धीरे बिखरता देख रहा हो। तभी अचानक बात करते करते आन्या की आवाज लड़खड़ाई और उसे जोर से खांसी आ गई। वो अपनी छाती पकड़कर झुक गई और हल्के से कांपने लगी। मायरा का चेहरा पल भर को गंभीर हुआ, लेकिन फिर उसने तुरंत होश संभाला। वो बड़ी सफाई से अपने बैग की तरफ झुकी और एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल निकाली। फिर बहुत ही सावधानी से आन्या की नजरों से बचाते हुए उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक छोटा सा पाउच निकालकर उसमें बारीक पाउडर मिला दिया। पाउडर पानी में मिलते ही हल्का सा बादल बन गया, लेकिन मायरा ने बोतल को हल्के से हिलाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर उसने बोतल आन्या की तरफ बढ़ाते हुए हंसते हुए कहा, लो ये पी लो। कब से बोले जा रही हो, गला तो सूख ही गया होगा ना। उसका लहजा बिल्कुल कैजुअल था, जैसे हर बड़ी बात को वो मजाक में बदलना जानती हो। आन्या ने बिना किसी शक के पूरी तरह ट्रस्ट करते हुए बोतल थामी। उसने मायरा की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू दी। फिर एक ही सांस में वो पानी पी गई। मायरा बस उसे देखती रही। एक अजीब सी चुप्पी उसके भीतर दौड़ गई थी, जैसे कोई फैसला ले चुकी हो जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। आन्या को सच में बहुत प्यास लगी थी। उसकी खांसी अब भी रह रह कर आ रही थी और गले में जैसे कांटे चुभ रहे थे। उसने बोतल ली और बिना एक पल गवाए एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। पानी की हर एक घूंट जैसे उसके अंदर राहत बनकर उतर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मायरा उसे यूं तसल्ली से पानी पीते देख बस चुपचाप देखती रही।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, नरम लेकिन भीतर से ठंडी और सुनसान। उसके दिल के अंदर कोई धीमी आवाज गूंज रही थी, हाँ पी लो मेरी बहना, सब पी जाओ, तभी तो मेरा काम पूरा होगा, तभी तो वो हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ। उसकी नजरें एकटक आन्या पर टिकी थीं, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसी शिकार को शांति से देखता है। फिर अचानक ही मायरा ने मुस्कुराहट में मिठास भरते हुए कहा, अब तो थोड़ी राहत मिली ना? आन्या मासूमियत से हंस पड़ी, हाँ दी, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, गला भी ठीक लग रहा है, थैंक यू। उसने मायरा का हाथ पकड़ लिया, जैसे एक मासूम बच्चा किसी भरोसेमंद हाथ को थामे। फिर वो बगल में बैठकर जी भर के मायरा से बातें करने लगी, हर बात में उत्साह, हर बात में अपनापन। उसे क्या पता, कुछ मिनटों बाद उसकी दुनिया वैसी नहीं रहने वाली। और मायरा, वो बस सुनती रही। हर शब्द उसके सीने में धड़कता था, जैसे वक्त ठहर गया हो, या शायद चल पड़ा हो उस मोड़ की तरफ जहां से वापस आने का रास्ता नहीं होता। मायरा ने धीरे से अपना हाथ आन्या के कंधे पर रखा और फिर उसके गालों को अपनी उंगलियों से बड़े ही प्यार से सहलाया। उसका स्पर्श बहुत कोमल था, जैसे कोई बहन बरसों बाद अपनी बिछड़ी हुई बहन को फिर से पाकर उसे निहार रही हो। लेकिन उसके अंदर छिपी साजिश की परछाई उस मुस्कान के पीछे अब भी छुपी थी। वहीं आन्या एक मासूम बच्ची की तरह मायरा से लिपट गई। उसने भर आई आंखों से कहा, दी, आपको नहीं पता मैं मम्मी पापा से कितना प्यार करती हूँ, और इन कुछ दिनों में जब मैं उनसे दूर रही तो हर एक पल, हर एक रात मैंने बस उन्हें ही मिस किया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वो बोलती रही, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी हार मान ली, पर दिल बहुत टूटा था दी, बहुत अकेलापन लगने लगा था। मायरा ने धीमे से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बस अब और कुछ मत सोच, तू अब वापस जा रही है ना, अपने माँ पापा के पास, जहाँ तेरा असली घर है, तेरा प्यार है। आन्या ने आंखें बंद करते हुए अपना सिर मायरा के कंधे पर टिका दिया, जैसे उसे अपनी दीदी की गोद में वो सुकून मिल रहा हो जो बरसों से कहीं खो गया था। मायरा ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई, पर उसकी आंखों में चमक कोई और थी, एक ऐसी जीत की जो चालाकी से पाई जा रही थी। प्यार के लबादे में लिपटी एक चाल। कुछ देर बाद आन्या की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। पलकों पर नींद की परतें ऐसे उतर रही थी जैसे बादल चुपचाप किसी शहर पर छा जाएं। उसने जोर देकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मासूम पलकें उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। दी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं दादी के साथ देर तक बातें करती रही, आन्या ने थकी हुई आवाज में कहा। फिर जब दादी सो गई तो मैंने टीवी ऑन कर लिया, आधी रात तक एक फिल्म देख रही थी। उसकी मासूम सी आवाज अब और धीमी हो रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसकी होश धीरे धीरे धुंध में खोती जा रही हो। पर अब तो मेरी आंखें बहुत भारी हो रही हैं दी। उसने मायरा की तरफ देखा, फिर जोर से पलकों को झपकाया, जैसे खुद को जबरदस्ती जागते रहने पर मजबूर कर रही हो। मायरा ने धीमे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसने नरमी से कहा, सो जा पगली, अब मैं हूं न तेरे पास, कोई चिंता नहीं। आन्या ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसकी पलकें एक बार फिर झुक गईं। इस बार बिना किसी जिद के, जैसे उसके सपनों ने उससे धीरे से कहा हो, अब तुम सुरक्षित हो, सो जाओ। लेकिन मायरा की निगाहें अब भी सतर्क थीं। वो आन्या के सो जाने का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर आई सुकून भरी नींद को देखकर
एक रहस्यमयी चमक उसकी आंखों में उभरी, जैसे कोई प्लान धीरे धीरे सफल हो रहा हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है आन्या, इस वक्त तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। मायरा मन ही मन बुदबुदाई। उसकी आंखों में अब बहन वाला प्यार नहीं बल्कि जीत की चमक थी। उसने एक पल को आन्या की मासूम शक्ल की तरफ देखा और मन ही मन ठहाका लगाया। क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें देखकर रो पड़ूंगी, तुमसे लिपटकर तुम्हें मॉम डैड के पास ले चलूंगी? बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज भीतर ही भीतर सख्त और ठंडी होती जा रही थी। हाँ, मैं खुश जरूर हुई, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि तुम ही वो चाबी हो जिससे मेरा दरवाजा खुलेगा, सोने के खजाने का दरवाजा। और उस खजाने के अंदर मुझे मिलेगा रुद्रवीर चौहान का साम्राज्य, वो ताकत, वो रसूख जिसकी मैं हकदार हूं। उसकी आंखें जैसे किसी पागलपन की हद तक चमक रही थी। बहुत जल्द रुद्रवीर मेरा होगा। उसकी पत्नी बनकर मैं उस दुनिया में कदम रखूंगी जहां कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, जहां मेरी हर बात आखिरी बात होगी। उसने ठंडी हंसी के साथ शीशे से बाहर देखा, फिर सामने बैठे ड्राइवर की तरफ नजर डालते हुए हुक्म दिया, गाड़ी तेज करो, अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी आंखों की आग देखी और बिना एक शब्द कहे एक्सेलरेटर पर पैर और गहरा कर दिया। गाड़ी सीधा गोदाम की तरफ ले चलो। मायरा की आवाज में अब कोई नरमी नहीं बची थी। वो ठंडी, सख्त और आदेश देने वाली बन चुकी थी। कार जैसे ही उस पुराने सुनसान गोदाम के पास पहुंची, वहां की दीवारें धूल और जाले से ढंकी हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। गाड़ी रुकते ही मायरा ने दरवाजा तेजी से खोला और बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी, बस एक ही चीज थी, उसका मकसद। बाहर खड़े कुछ लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। चेहरे ढके हुए, शरीर पर सादे कपड़े, पर निगाहें कमांड की तलाश में। मायरा ने तेजी से उनकी तरफ देखा और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा, जल्दी से इस लड़की को कार से बाहर निकालो और अंदर ले जाओ। उसकी उंगली ने कार की पिछली सीट की तरफ इशारा किया, जहां आन्या बेहोश पड़ी थी, मासूम, शांत और बेख पर उस तूफान से जिसमें वो आ चुकी थी। इतना कहकर मायरा बिना पीछे देखे गोदाम की तरफ बढ़ गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन के भीतर कोई शोर था, जैसे हर कदम के साथ एक अनदेखी लड़ाई लड़ रही हो। हर दीवार, हर दरवाजा, हर सीढ़ी उसकी मर्जी के आगे झुकता चला गया। अब मायरा सिर्फ एक बहन नहीं थी, वो एक खिलाड़ी बन चुकी थी, एक ऐसी चाल का हिस्सा जिसमें दांव पर किसी की मासूम जिंदगी थी। वो सभी मर्द बिना कोई सवाल किए तेजी से कार की ओर बढ़े। पिछली सीट का दरवाजा खुला और उन्होंने बड़ी सावधानी से बेहोश आन्या को बाहों में उठाया, जैसे वो कोई बोझ नहीं, एक टूटी हुई गुड़िया हो। उसका सिर ढीला पड़ चुका था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर अब भी एक मासूम सुकून था। उसे क्या खबर, उसके चारों तरफ अब कौन सी दुनिया बदल चुकी है। इसे अंदर ले चलो और उस बेड पर लिटा दो। मायरा की आवाज में कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ सख्ती और जल्दबाजी थी। आदमी बिना कुछ बोले आगे बढ़े और गोदाम के अंदर रखे पुराने लोहे के स्ट्रेचर जैसी बेड पर आन्या को लिटा दिया। बेड की चादर हल्के से सरकी और उसके नीचे ठंडी लोहे की सतह थी, जिससे टकराकर आन्या की कलाई हल्के से कांप उठी। मायरा कुछ देर बस खड़ी रही, आंखें एकटक आन्या के चेहरे पर जमी थी। शायद एक सेकंड के लिए उसका दिल थोड़ा लड़खड़ाया, पर फिर उसने सांस खींची और चेहरा सख्त कर लिया।
उसने चारों मर्दों की तरफ देखा और हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। अब तुम लोग बाहर जाओ, उसने धीरे मगर निर्णायक स्वर में कहा। वो सब बिना एक शब्द बोले सिर झुकाकर वहां से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी चरमराहट हुई और फिर कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ दो चीजें बची थीं, एक बेहोश बहन और एक चालाक बहन। मायरा धीरे धीरे उस लोहे के बेड के पास आई। हर कदम उसके इरादों की तरह ठोस और ठंडा था। वो स्ट्रेचर के बगल में एक छोटी सी टूटी कुर्सी पर बैठ गई और कुछ पल तक बस चुपचाप आन्या के मासूम चेहरे को देखती रही। उसकी आंखें बंद थी, सांसें धीमी, जैसे किसी गहरी नींद में खोई हो। मायरा ने धीरे से उसका हाथ थामा और अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर फिराई। फिर बेहद शांत स्वर में मगर भीतर की दहशत के साथ फुसफुसाई, आराम से सो जाओ मेरी बहन, अब तुम्हें सिर्फ आराम ही करना है, क्योंकि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उसके लहजे में अब बहन वाला प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जीत, एक खौफनाक संतुष्टि, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में आखिरी बार फंसी शिकार को निहारता है। यही तुम्हारी दुनिया है डब, यहीं पर तुम अपने बच्चे को जन्म दोगी, और हाँ, यहीं पर तुम्हारा अंत भी होगा। इतना कहते ही मायरा की आंखों में एक साया सी चमक उठी और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कोई इंसानी एहसास नहीं था। वो ठंडी, खतरनाक और डरावनी थी, जैसे किसी बंद गुफा में शेरनी की गूंजती दहाड़। पूरा गोदाम उस हंसी से कांपने लगा। दीवारों से टकराकर वो आवाज वापस लौट रही थी और हर बार पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उस पल मायरा कोई बहन नहीं थी, वो एक राक्षसी ख्वाहिश थी जो अपनी मंजिल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उधर दूसरी तरफ, जैसे ही दादी जी घर पहुंची, घर की रौनक उन्हें अजीब सी खाली लगी। हर कोना चुप था और उस चुप्पी में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आन्या। वो धीमे धीमे चलती हुई हॉल में पहुंची और धीरे से सोफे पर बैठ गई। लेकिन बैठना बस एक औपचारिकता थी, असल में तो उनका दिल कहीं और भटक रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर बेचैनी साफ थी। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, जैसे अभी आन्या भागती हुई आएगी और बोलेगी, दादी देखो मैंने क्या बनाया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चुपचाप वहीं बैठी रहीं, पीठ तकिए से टिकाए और आंखें छत की ओर उठाए। लेकिन उनका मन अतीत में कहीं उलझा हुआ था। उन्हें याद आने लगे वो पल जब आन्या उनके साथ रसोई में बैठकर सब्जी छीलती थी, जब बिना कहे उनकी दवा पानी लाकर देती थी, और जब रात को उनके पैर दबाते हुए कहती थी, दादी आप मेरे लिए सबसे प्यारी हो। आन्या के साथ बिताए हर लम्हे जैसे सामने आकर बैठ गए थे। उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, लेकिन उन्होंने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वो जानती थी अगर एक बूंद भी गिरी तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगी। पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन है आज, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा और एक अजीब सी ठंडक उनके सीने में समा गई। रात के करीब 9 बज रहे थे। ठंडी हवा में हल्की नमी घुली थी और तभी अचानक एक काली लग्जरी कार बंगले के सामने आकर तेजी से रुकी। गेट पर तैनात गार्ड अलर्ट हो गया। वो जल्दी से कार की तरफ दौड़ा और बैक सीट का दरवाजा खोला। कार से अगला ही पल जैसे तूफान निकला हो। रुद्रवीर चौहान, चेहरे पर तनाव की लकीरें, आंखों में बेकरारी की लपटें। वो बिना एक शब्द बोले तेज कदमों से बंगले के अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज संगमरमर की फर्श पर गूंज रही थी। हर कदम उसकी बेचैनी बयान कर रहा था। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा,
उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी दादी पर पड़ी। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, पर उनकी खामोशी कुछ कह रही थी। अब सवाल ये है, क्या रुद्रवीर वक्त पर सच जान पाएगा? क्या वो आन्या को ढूंढ निकालेगा या बहुत देर हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए शैडो ट्रूथ लक का अगला एपिसोड। और अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ती है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा किस सीन ने हिला कर रख दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।